फिर हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स ऑफ द पेल्विस की। तो जो पेल्विस है दैट इज़ अ रिंग ऑफ बोन्स दैट आर स्टेबलाइज्ड बाय लिगामेंट्स, एंड ये स्टेबलाइजेशन की वजह से वी नीड अ हाई, वेरी हाई इम्पैक्ट, हाई एनर्जी ट्रॉमा। और इसमें मेजर ब्लड लॉस हो सकता है क्योंकि यहाँ से भी फेमरल आर्टरी एंड ऑल दोज आर्टरीज में ब्लड लॉस अगर हो अप टू 2000 ml। ठीक है, सो दिस इज़ इवन मोर देन द लॉस फ्रॉम फेमरल आर्टरी ऊपर जो हमारे पास फीमेल में भी था। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स ब्लैडर भी पड़ा है, यूरेथ्रा पड़ा हुआ है, वैस्कुलर इंजरी हो सकती है, एंड कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड फुट ड्रॉप भी हो सकता है। तो फुट ड्रॉप हमने दो चीज़ों में पढ़ा है, पेल्विक इंजरी में, और दूसरी जहाँ पे हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है टिबिया के अपने इंजरी में। ठीक है, सो टिबिया के इंजरी के अंदर हमने पढ़ा है। सो इसमें हमारे पास ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। तो जो नंबर 1, दिस इज़ 1, सॉरी इसकी क्लासिफिकेशन इज़ A, B एंड C। अब यू कैन सी हियर कि जो एयर टाइप फ्रैक्चर है पेल्विक रिंग का, pelvic fracture, उसमें ये है कि there's it's stable and there's no disruption of ring because their pelvic wing के ऊपर fracture है या pubic rami के ऊपर fracture है। लेकिन जो sacroiliac joint है और जो sacrum है वो preserved है, intact है, जिससे जो ring itself है वो stable है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि अगर ASIS यानी ये क्या अवल्जन हो जाए, या इस्टल ट्यूबरोसिटी का हो जाए, या आइसोलेटेड विंग फ्रैक्चर हो जाए, या हमारे पास प्यूबिक रैमाई का फ्रैक्चर हो जाए, तो ये लो एनर्जी ट्रॉमा है, यानी फॉल या स्पोर्ट्स इंजरी में हो सकता है। तो जो रिंग है, इसमें जो रिंग है वो इंटैक्ट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो नंबर जो बी है, बी में रोटेशनल इंस्टेबिलिटी हो जाती है जिसको ओपन बुक या लैटरल कंप्रेशन भी कहते हैं। सो डिस्ट्रप्शन इसमें बोथ एंटीरियरली यानी प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पे एंड पोस्टीरियरली जिसमें हमारे पास सेक्रोइलियक जॉइंट है। बट एज यू कैन सी कि ये पोस्टीरियरली थ्रू एंड थ्रू नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू कॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सो इट्स नॉट गोइंग टू मूव लाइक this, right? Because this is still intact. Instead, oh, yeah, instead it's gonna move like this and this, right? So it's like an open book. Imagine you're taking this part and you separate it and you open it up. So this is like an open book fracture. So there is a partial opening of the ring, open book pattern, which means that the pelvis can rotate externally outwards, but it doesn't shear vertically. Any vertical movement nahi hai. So this is due to anterior posterior compression. For example, अगर anterior posterior force supply हुई है but it wasn't through and through, और lateral compression हो सकता है कि side से इस तरह से impact पड़ा है कि open book fracture है. So this is a moderate energy trauma. ठीक है, and उसके बाद हमारे पास ये third है. So we can see कि इसमें through and through sacroiliac joints की disruption है and anteriorly pubic symphysis का भी है, right? So अगर ये होगा तो इसमें ना सिर्फ rotation हो सकती है external, ठीक है, इस तरह से भी तो एक्सटर्नली रोटेट कर सकते हैं, बल्कि थ्रू एंड थ्रू वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकती है. सो इट्स कंप्लीट डिस्ट्रप्शन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, वर्टिकली अनस्टेबल बिकॉज देयर इज कंप्लीट रिंग डिस्ट्रप्शन, and it can move vertically and rotationally. The vertical shear and injury क्या होता है कि it's, for example, fall from a height onto one leg and both anterior posterior ligaments and bony structures are torn. तो सब कुछ torn है, ligaments आ रहे हैं जिसकी वजह से through and through है, और bony structures भी होते हैं, और ये high energy trauma की वजह से हो सकता है, right? So B for book, C for completely broken, unstable in all directions, and A is alone कि intact ring है. तो ये हमारे पास there is no movement here. ठीक है, there is no movement of the pelvic ring itself. इसकी जो मैनेजमेंट है, we follow ATLS protocol. Why ATLS protocol is important here? क्योंकि हमने कहा है कि up to 2000 ml blood loss हो रहा है, so we need to assess the patient. इसकी so ATLS we know इसके जो primary survey basically होता है, right? And इसकी जो principles हैं, that is A for airway and cervical spine, B is for breathing and ventilation, C is for circulation and hemorrhage control, D is for disability जिसमें हम neurological साइंस देख लेते हैं, हम GCS स्कोरिंग वगैरह कर लेते हैं, हम देख लेते हैं मोटर सेंसरी लॉस, एक्सपोजर एंड प्रिवेंट हाइपोथर्मिया. एंड देन उसके बाद F से हम फास्ट स्कैन करेंगे. ठीक है, G से गेट एक्सरेज डन जिसमें चेस्ट एंड पेल्विस हो सकता है, इस केस में पेल्विस. एंड देन H से हमारे पास है हेड टू टो एग्जामिनेशन जो कि सेकेंडरी सर्वे होता है. की ATLS के प्रिंसिपल्स हैं, डू नो हार्म, गोल्डन आवर फॉर 60 मिनट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ को हम प्रायोरिटी देंगे, सर्वाइकल स्पाइन को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, सो ये वैसे सर्वाइकल स्पाइन का टॉपिक नहीं है बट इट्स स्टिल इम्पोर्टेंट टू नो दिस एज ATLS. ब्लीडिंग को हम कंट्रोल करेंगे, हाइपोटेंशन को, एब्डोमिनल और थोरैसिक इंजरीज अगर एसोसिएटेड हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो पेल्विस है लेकिन अगर थोरैक्स और एब्डोमिन में इंजरीज हैं तो उसको करेंगे.
और इसमें हम क्या देते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेशन करते हैं या पेल्विक बाइंडर. पेल्विक बाइंडर इज़ अ टाइप ऑफ फिक्सेशन टू रिड्यूस हेमरेज. क्यों? क्योंकि अब ये देखो यहाँ दिस इज़ अ पेल्विक बाइंडर. अगर ये मैं पेल्विक बाइंडर बांध दूंगी किसी के ऊपर तो हेमरेज क्यों कम होगा? क्योंकि इट्स अप्लाइंग प्रेशर, लैटरल प्रेशर और रिंग लाइक प्रेशर ऑन द पेल्विस, विच मीन्स कि वो हो सकेगा ना. अगर स्टेबल है, फॉर एग्जांपल स्टेबल में टाइप ए है, तो कंजर्वेटिव हम करेंगे जिसमें हम ट्रैक्शन करेंगे, हम बाइंडर यूज़ करेंगे और बेड रेस्ट देंगे. अनस्टेबल में अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हमें ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ेगी विद प्लेट फिक्सेशन, स्पेशली इफ द सिम्फिसिस गैप इज मोर देन 2.5 सेंटीमीटर्स, राइट. तो वी नीड टू एम्फोसाइज पेल्विक बाइंडर एट द सीन, क्योंकि हेमरेज हम प्रिवेंट कर रहे हैं. एंड वी नीड टू फिक्स एसोसिएट विसल इंजरीज बिफोर डिफिनेटिव बोन फिक्सेशन. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो यूरेथ्रा वगैरह को वो हमने एक्सेस चाहिए होगी. अब इमेजिन हम बोन्स फिक्स कर दें, अब हम दोबारा विसरा को एक्सेस करने में मुश्किल होगी. सो फिक्स द विसरल प्रॉब्लम फर्स्ट, देन मूव टू डिफिनेटिव बोन. अच्छा, देन वी हैव एसिटाबुलर फ्रैक्चर्स. दिस इज द एसिटाबुलम. एसिटाबुलर फ्रैक्चर इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है. दिस इज द एसिटाबुलम, राइट? Not this, sorry. This is the whole acetabular part. This is the acetabulum, right? So इसमें mechanism क्या हो गया? High velocity trauma, like a dashboard injury के जब बंदा एकदम से forward move कर सकता है तो हो सकता है कि जो the head of the femur होता है, right? It rams in towards, driven into the acetabulum, जिसकी वजह से fracture हो सकता है. So we have classification which is Letournel and Judet classification, जो कि 10 में divide कर देता है, जिसमें हमारे पास जो 5 हैं वो simple हैं और जो दूसरे 5 हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं. तो अगर हम देखें तो एलिमेंट्री या सिंपल जो फ्रैक्चर्स हैं, दैट इज पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर कॉलम, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर कॉलम, पूरा कॉलम, पूरा कॉलम, सिर्फ द पोस्टीरियर वॉल अलग हुआ है, सिर्फ द एंटीरियर वॉल, एंड देन ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. दीज आर सिंपल. And then complex में we have posterior column and posterior wall, transverse and posterior wall, T-type fracture, right? Anterior column and posterior, and then both columns. I don't think we have to remember this, but you just have to know that this is the classification of acetabular. अगर stable or undisplaced है तो conservative traction या rest करेंगे, and if it's displaced or it's unstable तो हम or IF करेंगे, ठीक है? And indications क्या हैं कि अगर hip नहीं ठीक हुआ या instability है तो तब करेंगे. यहाँ से शियाटिक नर्व गुजरती है, एवास्कुलर नेक्रोसिस फेमोरल हेड का हो सकता है. एसिटाबुलम में हमने कहा था लिगामेंटम ऑफ टीरियस की जो ब्लड सप्लाई है वो आती है. सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और आर्टरी इंजर हो सकते हैं, एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस. तो एसिटाबुलम के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं. इसमें जो नर्व्स हैं वो 2 याद रखने की ज़रूरत है, शियाटिक नर्व एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है. और अगर जो हमारे पास आर्टरी है यानी ब्लड वेसल है न्यूरोवास्कुलेचर में, ठीक है, वो हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, जिसकी वजह से हमारे पास हेमरेज हो सकता है. हेमरेज की वजह से हमारे पास AVN हो जाएगा, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमरल हेड, ठीक है. और हमारे पास जब ये हो जाएगा तो हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस भी हो सकता है. अगर हम इसको रिवाइज करें तो प्रॉक्सिमल फीमर हमने कहा था कि फॉलन एनलरी जो कि लो इम्पैक्ट हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है, हाई एनर्जी हो सकता है. इसमें हम हेमी आर्थोप्लास्टी या डायनामिक हिप स्क्रू यूज़ करेंगे और इसकी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो ये दिस इज़ वेरी इजी एंड इट्स एवरीथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड.